नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज चुके हैं तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और आज की पंचायत में हम बात करने वाले हैं कि जो सीएए का कानून लागू हो गया है उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, उसका अलग अलग तरह से विरोध किया जा रहा है। कुछ जगहों पर तो बाकी जगहों पर जश्न भी मनाया जा रहा है। लेकिन क्या कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए सीएए पर भ्रम फैलाने का भी काम कर रहे हैं क्या? एक से बढ़कर एक बयान आ रहे हैं, खासतौर पर विपक्षी नेताओं के। तो इस पूरी पंचायत में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीएए की हकीकत क्या है और क्या इसमें जानबूझ करके कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या ये विरोध सियासी है? इन्हीं सब चीजों की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि आखिर सीएए की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लाना पड़ा सीएए और इसका इतिहास क्या रहा है। इन सभी चीजों की करेंगे पड़ताल। इस पड़ताल में जुड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान भी। लेकिन पहले जरा एक नजर सीएए पर आ रही कुछ ताजा राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर डाल लेते हैं कि क्या कुछ बयान आ रहे हैं इस पर अलग अलग नेताओं के। अगर झुग्गी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर। पूरी कानून व्यवस्था और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। जब यही बात रोहिंग्यों के ऊपर आती थी तो अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे रोहिंग्यों को भारत के अंदर जगह देनी चाहिए। Will say to you that I am fully in support of the decision of the India Alliance's Indian Union Muslim League to go to the Supreme Court against this. And I must say, if the India Alliance and the Congress Party come to power, we will withdraw this provision in the law. ये तो 1947 के बाद ही आ जाना चाहिए था, जब 10 लाख से ज़्यादा सिख वहाँ पर रह गए और उनको बाद में मुल्क छोड़ने को मजबूर किया गया। और भारत आते थे तो उनको नागरिकता नहीं मिलती थी, उनको कारोबार नहीं कर सकते थे, बच्चे उनके स्कूल में नहीं जा सकते थे, वो जी नहीं सकते थे। ऐसे में भारत की सरकार को तभी कानून लाना चाहिए था। लेकिन भारत की सरकार कानून नहीं लाई क्योंकि कांग्रेस ऐसा नहीं करना चाहती थी। कांग्रेस पाकिस्तान से आए सिखों को यहाँ पे शरण नहीं देना चाहती थी। The Home Ministry has done this. The timing, very timing is highly questionable because country is on the eve of elections. नहीं, तो बहुत पुराना कानून था। इसको चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले लाया गया है। इनकी नियत इस कानून को सही ढंग से लागू करने का नहीं। इस कानून के माध्यम से इनका मुख्य मकसद है, इसका मकसद नागरिकता दिलाना नहीं है, बल्कि नागरिकता दिलाने के बहाने नागरिकता छीनना है। 4 साल 3 महीने लगे हैं हमारे, लगातार यही सवाल है। और दूसरा सवाल, मूल सवाल ये है कि नागरिकता को धर्म के आधार पर देना ये संविधान के खिलाफ है। अंग्रेजों की गुलामी से हम तो आज़ाद हो गए, उनका दर्जा तो दूसरे से भी नीचे चला गया। तो ये महात्मा गांधी का किया हुआ वादा है और उनसे लेके हर किसी ने इस वादे को दोहराया। तो देख लिया ना आपने कैसे कैसे राजनीतिक बयान सीएए पर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि इसी समय क्यों लाया, यानी उनके बयान से ये लगता है कि लाइए, लेकिन ये समय ठीक नहीं है, शायद राजनीतिक चुनावी फायदे और नुकसान के लिहाज से। कोई कह रहा है कि इससे तो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। तो दूसरा जवाब दे रहा है कि क्या जिस समय अवैध शरणार्थी, रोहिंग्या टाइप के शरणार्थी आते हैं उस समय भीड़ नहीं बढ़ती। तो ये तमाम बयान हैं और सबके अपने अपने बयान हैं, लेकिन मकसद क्या है? और इन मकसद के बीच में जो सबसे बड़ी बात है कि सीएए की हकीकत क्या है, आज हम उसी की पड़ताल करने वाले। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सतीश लखेड़ा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत सतीश जी।
हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोकेश जिंदल, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस की बात को मजबूती से रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत लोकेश जी आपका भी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विष्णु पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत विष्णु पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी की बात को बड़ी मजबूती से रखते हैं। मैं इसलिए ये सब परिचय दे रहा हूं ताकि लोगों के मन में कोई संशय ना रह जाए। हमारे साथ सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और देखते हैं कि वो अपनी बातों को किस तरह से रखते हैं। मैं वो बिल्कुल कार्यक्रम में साफ भी हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत मैं करता हूँ और आज मैं शुरुआत करता हूँ लोकेश जिंदल जी से। लोकेश जिंदल जी, बाकी पार्टियों के बयान को तो चलिए, चाहे ओवैसी जी कुछ बयान दें, ममता बनर्जी जी कुछ बयान दें, अरविंद केजरीवाल जी के बयान पर मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा। शशि थरूर का बयान, शशि थरूर जी और जयराम रमेश का भी ले लीजिए। कांग्रेस के नेताओं का बयान अगर हम देखते हैं तो उसका मोटे तौर पर ना उसका दो लब्बो लुआब निकलता है। एक ये कि भाई इसी समय क्यों लाए, चुनाव के समय में, इससे कहीं चुनावी फायदा तो नहीं उठा लेंगे। तो सवाल उठता है कि क्या वैसे नेता सीए को सही मानते हैं, सिर्फ उनको आपत्ति समय को लेकर के है। और दूसरी बात ये कि शशि थरूर जैसे नेता उसी तरह कह रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो वापस ले लेंगे, जैसे चिदंबरम जी ने कभी कहा था कि हम अगर वापस आए तो 370 को फिर से वापस लागू कर देंगे। लोकेश जिंदल जी नमस्कार। लालचंद नमस्कार। नमस्कार। पिछले साल केटी मेमोरियल में हमारे जो चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने एक लेक्चर दिया था। ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कि हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और उन्होंने ये कहा कि समय के रहते हमारा लोकतंत्र तब सशक्त होगा, मजबूत होगा, जब ये वी और ज्यादा इंक्लूसिव होगा और ज्यादा मीनिंगफुल होगा। ठीक। देखिए, हमारा ये वी द पीपल ऑफ इंडिया को अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद में ऐसा लगता है वी द हिंदूज ऑफ इंडिया, वी द नॉन मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, इस तरह की परिभाषा। लोकेश जी जरा सा रोकता हूं मैं, इसकी मैं थोड़ा सा जड़ में जाना चाहता हूं। नेहरू लियाकत समझौते से लेकर के, नेहरू जी के बयान से लेकर के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का संसद के अंदर का बयान का हवाला ले लीजिए, क्या उनका भी यही मतलब था, वी द हिंदू पीपल ऑफ इंडिया? नहीं, लालचंद जी, मैं आर्टिकल 14 की बात करता हूं। उसका जो वर्बेटिम है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 केवल नागरिक तक लिमिटेड नहीं, किसी भी व्यक्ति को, फॉरेनर हो, नागरिक हो या कोई भी व्यक्ति, उसे राइट टू इक्वालिटी इस भारत के संविधान के तहत है। अगर कोई क्लासिफिकेशन होता है, कोई भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसका एक आधार जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है और उस आधार के तहत ही उस क्लासिफिकेशन को जायज माना जाएगा। ये मुद्दा आज भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है कि ये क्लासिफिकेशन जायज है या नहीं, जिसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। एक बात बताइए, आर्टिकल 14 का आप हवाला देते हैं, आर्टिकल 14 के रहते हुए ही जो स्पेशल प्रोविजंस, चाहे रिजर्वेशन का हो, दहेज प्रथा के खिलाफ कानून हो, चाहे और भी इस तरह के कई कानून, जो जिसे हम कहते हैं लक्षित कानून, है ना, टारगेटेड हम प्रोविजन करते हैं, तो फिर इस तर्क के आधार पर तो कोई टारगेटेड प्रोविजन नहीं हो सकता। नहीं, इन सभी का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में दिया है और क्लासिफिकेशन के रूल्स और मोडेलिटीज बहुत क्लियरली स्पेल आउट किए। अगर हम बात शरणार्थियों के संरक्षण की बात करते हैं, देखिए इसमें तीन अहम मुद्दे, न्याय, भारतीयता और नागरिकता। तो अगर मैं बात करता हूं कि किस आधार के ऊपर नागरिकता दी जाए, इसमें शरणार्थियों का न्याय के साथ न्याय होना चाहिए, तो उसमें हम देखते हैं कि भारत एक बहुत अच्छा नियम लेकर आ सकता था कि किसी भी शरणार्थी को जो है भारत में इन नियमों के तहत शरण दी जाएगी। देखिए, और ये भी फिर करना पड़ता था, कर सकते थे कि भाई 3 देश क्यों, जो दुनिया के बाकी 200 देश हैं वहां से भी हमारे यहाँ आ सकते हैं और थोड़ा व्यापक इसको हम लोग बना सकते हैं। जी नहीं, देखिए, अगर मैं बात करता हूं सिटीजनशिप एक्ट की 1955, उसके सेक्शन 6 क्लॉज 1 के तहत नेचुरलाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप के प्रावधान दिए गए, जिसके तहत 11 साल की अवधि लगती है किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिलने में। ठीक है।
और जब ये कानून लाया चलिए, गया, वो तो सामान्य नागरिकता का कानून है तब ही। सरकार ने हाँ। कहा कि हम 5 साल में नागरिकता देंगे, हाँ, लेकिन सरकार ने ठीक। जानबूझ के इसे 4.5 साल डिले किया। यानी वही वाला फैक्टर आ गया ना, वही वाला फैक्टर आ गया ना कि भाई समय को लेकर के। ठीक है, मैं लौटता हूँ, समय, और बाद में इसको 11 साल ही बना दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लौटता आप हूँ। देखिए एक बात को, लेकिन जिस तरह से इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, ठीक है, जिस तरह से, तो देखिए बदला कुछ भी नहीं, ठीक केवल है, और केवल राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। लौटता हूं आपके पास। अब मैं जरा सतीश लखेड़ा जी का रुख करता हूं, क्योंकि मैंने आपके जरिए क्या किया, सबसे पहले जो विरोध का कांग्रेस का नजरिया उसको समझने की मैंने कोशिश। अब सतीश जी की बारी। सतीश जी, जो आपत्ति उठाए जा रहे हैं, मैं उन आपत्ति को 2-3 चीजों में अगर सम अप करूं, एक तो ये कि इसी समय चुनाव के नजदीक में लाके क्यों लाया। दूसरी बात जो है, जिस पर की एक व्यापक बहस है कि भाई एक कम्युनिटी को क्यों छोड़ दिया, जिसमें कि तमाम तर्क हैं। और तीसरी बात ये, जो अरविंद केजरीवाल जी जैसे बयान दे रहे हैं कि भाई इससे तो बाकी लोगों को मुश्किल हो जाएगी। ये बात अलग है कि फिर उनको जवाब ये मिल गया कि रोहिंग्याओं के आने से मुश्किल नहीं होती क्या। सतीश जी। लालचंद जी, पहला टाइमिंग को लेकर बात करूंगा और दूसरा केजरीवाल जी को लेकर। आप ये बताइए, जिन्होंने विभाजन की विभीषिका देखी है, जिन्होंने भारत में उन लाशों के ट्रेन जो लाहौर से भारत में आया, अगर उन दृश्यों को पढ़ा है, देखा नहीं भी होगा, तो वे लोग उस विभाजन के समय को देखते हुए कभी भी इतनी बचकाना बात नहीं कर सकते। पहली चीज, महात्मा गांधी जी की, कांग्रेस की और संविधान निर्माताओं की भावना थी कि अगर भविष्य में इन देशों में जो अल्पसंख्यक हैं वो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होंगे, असुरक्षित महसूस करेंगे, उनके लिए दरवाजे खुले रहेंगे। आज ये कानून की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, भावनात्मक विषय है, और हमारा संविधान मानवीय आधार पर उनका संरक्षण देने का एक हमें अधिकार देता है और आवश्यकता है। जब हमने श्रीलंका से बुलाए, श्रीलंका के लोगों को नागरिकता दी, तो मानवीय आधार था, श्रीलंका के तमिलों को। हाँ, ठीक है। उस समय ये चैंपियन सामने नहीं आए, बिल्कुल, वो भी जो है ना एकदम टारगेटेड के लिए एकदम एक अच्छा एग्जांपल है, लक्षित है वो। हाँ। और लालचंद जी, मुझे केजरीवाल जी सबसे पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं। अरे आप उन शरणार्थियों का आप अपमान कर रहे हैं जो लोग उस विभाजन के समय आए, दिल्ली में रहे, जिनकी पीढ़ियों ने दिल्ली को बनाया, भारत को बनाया, भारत को पहचान दी, उन्होंने आपको भी बनाया। इस दिल्ली में आप उनकी बदौलत हैं। आप उनके कहने पे, उनके आने पे क्या भारत में दंगे हुए, क्या भारत में बलात्कार बढ़े? मानवीय आधार पर जिन लोगों को आवश्यकता है, केवल वोट बैंक है, वोट बैंक है इसमें, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा परिवार वोट बैंक के प्रतिशत के चक्कर में वायनाड पहुंच चुका है जी। लोग राज्यसभा जा रहे हैं, खाली लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे। उत्तर प्रदेश जो उनका होम ग्राउंड था चला गया है, इसीलिए ये उल्टी सीधी आर्टिकल 14 और फला मामला, अरे सब जानते हैं वो पीड़ित है। जो मुस्लिम देश है, आपने बामियान की मूर्तियों, आधार बिल्कुल साफ है कि भाई धार्मिक आधार पर पीड़ित, किस तरह हवाई जहाज के ट्रक पे चढ़े हैं, उनको जान प्यारी थी कि ट्रक पे उन्हें क्या कहते हैं, हवाई जहाज के टायरों पे चढ़ना सुरक्षित लगा, मगर अफगानिस्तान में रहना जिनको सुरक्षित नहीं लगा। ऐसे ये तो बिल्कुल हाल का नजारा है। मानवीय धर्म बोलता है, इसको देखने के लिए तो 47 में जाने की जरूरत भी नहीं, ये तो हाल का नजारा है अफगानिस्तान वाला, है ना। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। अब जरा विष्णु पाठक जी का रुख करता हूं, फिर मैं रुख करूंगा सौरभ दुबे जी के पास। विष्णु जी, कैसे इसको जस्टिफाई किया जाए सर कि भाई ये जो सीए के तहत आएंगे, ये तो यहाँ आके बड़े गंद फैलाएंगे, बड़े मुश्किल पैदा करेंगे, यहाँ के मौजूदा लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाएगी इनसे, लेकिन जो रोहिंग्या आए या बाकी और शरणार्थी आए जिनके लिए बस्ती की बस्ती जो है बसा देने के आरोप हैं, उनसे ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? विष्णु पाठक जी, केजरीवाल जी के बयान को कैसे देखें हम? लालचंद जी, केजरीवाल का जब से उनका शासन आया दिल्ली में, तब से तो कोई रोहिंग्या आया नहीं, तब से बसा नहीं। उससे पीछे वाले का बसा, क्या हुआ नहीं हुआ, ये रोहिंग्या, इनको रोहिंग्या से परेशानी। दूसरी बात है, सतीश जी, अरे सतीश जी सुन लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं की पार्टी है, वो ये बताए ना कि सीए ला करके भारत में जो हिंदू हैं उनको किस तरह के, देश को किस तरह का फायदा है, हमको बोलने दीजिए।
दूसरी बात है कि ये जायज बात है कि इन्होंने चुनाव के समय में असल में एक बात क्या है कि देश की जो बहुत सी जनता है उनको ये एक कम्युनिटी वर्सेस एक कम्युनिटी करना चाहते हैं, लेकिन संयोग की बात लालचंद जी है, आज 3 दिन हो गया, 3 दिन में देश भर में देश के लोग समझ रहे हैं कि इससे हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है, चाहे वो हिंदू हो और मुसलमान भी समझ रहे हैं कि हमको कोई नुकसान होने वाला नहीं है व्यक्तिगत रूप से। तो कहीं पे जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन हो हमारे अगेंस्ट में, और जो रिजर्व बैंक का एसबीआई का जो मसला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो एसबीआई को लतार लगाई, और भी कई मामले आजकल चल रहे हैं। आप चुनावी बॉन्ड का मुद्दा उठा रहे हैं, संदेश खाली का भी मुद्दा है, उस सबको छोड़ दीजिए, सीए पर आ जाइए। अरे सर, उसी से रिलेटेड है सीए, उसको दबाने के लिए एक बड़ा सा बम फोड़ दो। लेकिन सुखद ये है कि देश में इस तरह के लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये कुछ नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग ईमानदारी से बताएं कि ठीक है, उनका राइट है, वो बाहरी के लोगों को बसावे, 2014 तक जो आए उनको बसाएं या पूरी दुनिया के लिए खोल दें, लेकिन ये उनको जवाब देना चाहिए कि जिसके प्रति ये कमिटेड है, भारत की जनता के प्रति, भारत की आम आवाम को इनके इस कृत्य से क्या फायदा होगा। क्या हिंदुस्तान में जो हिंदू, मुसलमान को छोड़ दीजिए, मुसलमान को अपने हाल पे वो पंचर बना के जी लेगा, देखिए विष्णु जी, हिंदू में बेरोजगारी नहीं है? विष्णु जी, आपने एक अच्छी बात कही कि देखिए इसमें जो है ना, लोग समझ रहे हैं कि सीए में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए जो है समझदारी का परिचय, ये बड़ी अच्छी बात है। आपने एक सवाल पूछा है कि इससे आम लोगों का क्या फायदा। मैं आपको एक जनरल सेंस से, मैं जनरल सेंस से बता रहा हूं, वैसे तो सतीश जी को जवाब देना है इस पर, लेकिन मैं बता रहा हूं कि देखिए, जब कभी किसी लक्षित वर्ग के लिए कोई प्रावधान किया जाता है विष्णु जी, तो उसका सीधा फायदा तो उस लक्षित वर्ग को मिलेगा, जाहिर सी बात है, तभी तो वो प्रावधान किया जा रहा है ना। उसके बाद बाकी लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये यही बहस का विषय है। इसी में केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई बाकी लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाएगी इससे। नहीं, वो वही हम बात करना चाह रहे हैं कि बाकी लोगों को क्या, आपने हिंदुस्तान में जितने लोग हैं उनको सबको घर मिल गया, उनको सबको इलाज मिल रहा है। आपने पिछले 7-8 वर्षों में लगभग 2 लाख सरकारी स्कूल पूरे देश में बंद किया है। अब जो बच्चे आएंगे, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके बच्चे होंगे, उनके पास, आपके पास क्या सिस्टम है? उनको पढ़ाने के लिए सिस्टम है। आप बिल्कुल जायज बात है, आप कई मुद्दों को इसके साथ क्लब कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल क्लब कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, एक ही है जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि एसबीआई को आपको हिसाब देना है, उस मुद्दे को दबाने के लिए इन्होंने 107 छोड़ा। लेकिन सौभाग्य यह है कि देश की जनता ने इसको इग्नोर कर दिया। इसका कोई मसला सीए का कोई मसला ठीक है, आप बाकी मुद्दों को क्लब कर रहे हैं। मैं सौरभ दुबे जी के पास चलता हूं। सौरभ दुबे जी, अब जरा आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि सीएए की जरूरत, सीएए की हकीकत, बात जरूरत की कीजिए तो फिर वो नेहरू लियाकत समझौता से लेकर के और तमाम जो बीच में, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान से लेकर के यहां तक की चीजें हैं, और सीए की हकीकत, ठीक है। आपको लगता है सौरभ दुबे जी कि इसमें कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि कोई ना कोई इसमें बीच में भ्रम फैला रहा है, और इन सब के बीच कहीं ना कहीं सीए जो है वो राजनीति के चक्रव्यूह में उसको फंसाने की कोशिश हो रही है? 4 साल ऐसे भी फंसी रही थी ये। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है भ्रम का भूत फैला करके लोगों में भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और इसी भ्रम का भूत फैलाया गया था, वो 4 साल पहले भी खड़ा किया गया था, जिस पर तमाम मुस्लिम लोगों ने, हमने शाहीन बाग में देखा, वो आंदोलन पर बैठ गए थे, जबकि उनको बार बार जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बना करके बैठी थी, समझाने का प्रयास किया था। मतलब आप समझिए कि ये जो विपक्ष के कुछ लोग थे, वो इस तरह से इस कानून को बता दिए कि जैसे किसी का यहाँ से मुस्लिमों की नागरिकता छीन ली जाएगी, यहाँ से मुस्लिमों को भगा दिया जाएगा। अरे भाई, सीधा सीधा कानून है, 2 लाइन की बात है। 1 लाइन में बात यह है कि जो अन्य, जहां पर जो 3 देश हैं, वहां पर जो अल्पसंख्यक है, उनको उनका अधिकार देने के लिए यहाँ पर शरणार्थी को कानून बनाने की बात कही जा रही है। इसमें कहां से मुस्लिम की बात आ गई? इसमें कहां से ऐसी बात आ गई कि किसी का अधिकार छीना जा रहा है या किसी को देश से बाहर निकाला जा रहा है? ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। बात सीधी सी है। एक बात और जोड़ दीजिए सौरभ जी, इसमें एक बात और जोड़ दीजिए कि ये सीए सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं अल्पसंख्यक समाज के सभी लोगों के लिए, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, जितने भी वर्ग हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान में पहले
कितने परसेंटेज थे? आज हिंदुओं की हालत क्या है, आज सिखों की हालत क्या है, जैन की हालत क्या है? और अगर कोई अपने देश का व्यक्ति पहले बाहर रह रहा था, वो वापस देश में शरणार्थी बनकर के अगर नागरिकता लेना चाहता है, तो इसमें क्या समस्या है भाई? इसमें कहां से हिंदू आ गया, कहां से मुस्लिम आ गया? अगर जो अभी देखिए आपके चैनल पर कितनी बढ़िया बात कही, अगर अफगानिस्तान में एक तालिबान जैसा मुल्क घुस जाता है और वहां से लोग भाग करके हिंदुस्तान की शरण में आना चाहते हैं और वो अपने लोग हैं, तो उनको नागरिकता देने में क्या समस्या है भाई? ये तो आप समझिए मानवता के नाते जो है हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम की तो हम लोग बात करते हैं भाई, हम तो यही बात करते हैं ना कि हमारे यहाँ जो भी आए हमारे सब भाई बहन है, तो इसमें किसी को नाराजगी नहीं जाहिर करनी चाहिए। और जिस प्रकार से इसमें सौरभ जी जो विरोध करने वाले हैं उनका एक पॉइंट है, जरूर उस पर भी आप बोल दीजिए, वो ये कि भाई इसमें एक कम्युनिटी को क्यों छोड़ा गया? हालांकि देखिए तर्क ये है कि धार्मिक आधार पर सताए गए अल्पसंख्यकों की बात हो रही है और इन तीन देशों में वो पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बहुसंख्यक में है। तो आपने देखिए, आपने खुद ही स्वयं जवाब दे दिया भाई। जब इसमें बात की जा रही है कि जो 3 देश बाहर वहां के अल्पसंख्यक, तो वहां तो अल्पसंख्यक यही लोग हैं, सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू। अगर वहां पर किसी ऐसी भी देश की जब वहां पर व्यवस्था बनेगी, किसी ऐसे देश में जहां मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक होंगे, तो वहां से भी ऐसा कानून बनाया जाएगा। मुसलमान स्वयं कहता है हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जो सबसे सुरक्षित मुल्क है रहने के हिसाब से, जीवन जीने के आधार पर जो है वो रोजगार के हिसाब से, खाने के हिसाब से। जो पाकिस्तान की हालत देखी है उसमें मुसलमान जो है वो पाकिस्तान को नकारता है और हिंदुस्तान को स्वीकार करता है, तो वहां पर मुस्लिम भी रह रहे हैं, सबका स्वागत है भाई। जो 140 करोड़ प्रधानमंत्री बात करते हैं उसमें क्या मुस्लिम अलग है? जो रसोई गैस देने की बात की गई क्या वो मुस्लिमों के लिए नहीं थी? जो उज्ज्वला योजना देने की बात की गई, जो इज्जत घर देने की बात की गई, जनधन खाते खुलवाए गए, तमाम तरह की योजनाएं, वो 140 सबको लाभ मिला है। ठीक है, ठीक हिंदू न मुसलमान। ठीक है, आपने भी बिल्कुल बाकी चीज़ों को भी इसके साथ जोड़ा। मैं एक बार फिर से लोकेश जिंदल जी आपके पास लौटता हूं और जहां पर अपनी बातचीत को हमने छोड़ी थी आपके साथ, मैं वहीं फिर से लौट रहा हूं। आप कह रहे हैं, आपका मुख्य तर्क जहां तक मैं पकड़ पा रहा हूं, इस बीच में दर्शकों को बता दूं कि जो बड़े बड़े नेताओं के बयान है ना, वो मैं आप लोगों को रिपीट नहीं कर रहा हूं, लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, तो आप जरूर उसे देखते रहें। लोकेश जिंदल जी के पास मैं ये लेकर आ रहा हूं कि आपने मोटे तौर पर जो तर्क दिया लोकेश जिंदल जी, वो ये कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। मैंने पहली बातचीत में कहा कि देखिए, जब कभी भी विशेष प्रावधान किए जाते हैं, कोई भी, वो सकारात्मक भी होते हैं। आरक्षण का प्रावधान सकारात्मक प्रावधान है, दहेज प्रथा के खिलाफ कानून सकारात्मक प्रावधान है, महिलाओं के पक्ष में बनाए जाने वाला कानून सकारात्मक प्रावधान वाले कानून है। ठीक उसी तरह से जब कभी इस तरह के कानून बनाए जाते हैं, मान लीजिए कि 3 देशों से धार्मिक आधार पर सताए गए लोगों के लिए एक कानून बनाया गया, ठीक, जिस कानून के पक्ष में महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो कैसे आज कांग्रेस एक अलग स्टैंड ले रही है कि यह कानून नहीं होना चाहिए और हम अगर आएंगे वापस तो इस कानून को हटा देंगे? लालचंद जी, देखिए, ये कानून की टेक्निकलिटी समझनी बहुत आवश्यक है। ठीक, समझाइए। सबसे सर्वप्रथम नागरिकता देना मुद्दा नहीं, लेकिन नागरिकता देते समय जब, जैसा कि इन्होंने कहा कि पोर्टल के ऊपर एक व्यक्ति जो है अपने 20 जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं शेड्यूल 1B में, उसमें से एक डॉक्यूमेंट जब वो प्रस्तुत करेगा तो उसमें उसको अपना धर्म चूज करना होगा जी। लेकिन वह व्यक्ति जो नागरिकता चाहता है, जब उसको दिखेगा कि भाई वो मुस्लिम नहीं है, इसलिए वो इनएलिजिबल हो जाता है नागरिकता के लिए। ठीक। तो एक मुद्दा ये उठ जाता है कि आपने धर्म के आधार पर एक व्यक्ति को वह नागरिकता की जो उपलब्धि है उससे वंचित कर दिया। इसमें तर्क ये है, मैं भी, आपने क्योंकि टेक्निकलिटी पर आ रहे हैं इसलिए मैं आ रहा हूं। तर्क ये है कि जब आप पर्टिकुलर कम्युनिटी मुस्लिम की बात करते हैं तो ये मान के चला जा रहा है कि ये जो 3 देश हैं, यहाँ से अगर मुस्लिम कम्युनिटी का कोई लोग आया है तो वो धार्मिक आधार पर सताया हुआ नहीं आया है, वो किसी अन्य वजह से आया है और शरणार्थियों में और घुसपैठियों में हमें फर्क करना पड़ेगा। जी, देखिए लालचंद जी, सर्वप्रथम तो आप जब धर्म के कारण कोई व्यक्ति सताया जाता है, लॉन्ग टर्म वीजा के तहत वह व्यक्ति भारत में दाखिल लेता है, तो उस समय उस व्यक्ति को
एक अलग प्रावधान दिया जा सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को उससे वंचित कर देना जो फिर है आप वही रिपीट कर रहे हैं, कानूनन टेक्निकलिटी पर खरा नहीं उभरता। आप वही रिपीट कर रहे हैं जिसके बारे में जवाब दिया जा चुका है जी, आप वही रिपीट कर रहे हैं जिसके बारे में जवाब दिया जा चुका है। देखिए, मुस्लिम धर्म में भी शिया है, ऐसे कई मुस्लिम धर्मों के अंदर बहुत सारे बाकी कम्युनिटीज भी है जिन्हें परसिक्यूट किया जाता है उन्हीं के देशों के अंदर। तो मुद्दा ये उठता है कि क्या हम शरणार्थियों के न्याय की बात कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम बात शरणार्थियों के न्याय की कर रहे हैं तो इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ठीक, आपने जो पॉइंट उठाया ना, आपने ये पॉइंट जो उठाया, मैं इस पर जवाब लूंगा, सतीश जी का जवाब लूंगा। आप सब बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो फिर इस चर्चा को हम सभी मिलकर जारी रखेंगे। धुएं चूल्हे से जिसने छुड़ाया नाता, जोड़ा है सेहत और सम्मान से, मैं उनका परिवार हूं। झंझटों और तकलीफों से जिसने मुक्त किया, 10 करोड़ से अधिक बहनों को उज्जवल किया, मैं उनका परिवार हूं। युद्ध में भी जो नहीं झुका, जब बढ़ी विश्व में 300% महंगाई, तो बहनों की ढाल बन खड़ा रहा, मैं उनका परिवार हूं। सालों में जिसने काया पलट दी देश की, 300 रुपए की सब्सिडी देकर मेरा बोझ संभालता है, मैं उनका परिवार हूं। बस 503 रुपए में आया है आज मेरा उज्ज्वला सिलेंडर, क्योंकि हम मोदी का परिवार हैं। मेरा भारत, मेरा परिवार। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं और हम पड़ताल कर रहे हैं कि सीएए की हकीकत क्या है और सीएए के विरोध के पीछे तर्क क्या है। एक पॉइंट ब्रेक पर जाने से पहले लोकेश जिंदल जी ने उठाई है, मैं उस पॉइंट पर सीधे सतीश लखेड़ा जी के पास चलता हूं और जवाब लेता हूं। सतीश जी, लोकेश जी ने एक बात उठाई है कि देखिए, अगर धार्मिक आधार पर भी पीड़ित आप रखते हैं तो इन्होंने एक शिया कम्युनिटी का नाम लिया, या फिर मान लीजिए मैं अपनी तरफ से अहमदिया कम्युनिटी भी जोड़ देता हूं। इनका कहना है कि उनको क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। सतीश जी। ठीक है, अब कांग्रेस इतना इसके चीर फाड़ कर दिए, बाल की खाल निकाल लिए, उसको भी सेकंड फेज में देख ले। मानवीय आधार पर महात्मा गांधी जी के सपने को, जिसके नाम पर कांग्रेस राजनीति करती है, धार्मिक आधार पर पीड़ित है। धार्मिक आधार, मंदिर नहीं बचे हैं, 22% संख्या 2.5% रह गई है, या तो मार दिए गए हैं या फिर उनका धर्म बदल दिया गया है, वो पूजा नहीं कर सकते हैं। उनकी क्या दुर्गति है, ये पूरी दुनिया के सामने है। इसलिए भारत का व्यक्ति किसी भी दल का हो, किसी भी पेशे का हो, इतना क्रूर नहीं हो सकता है। जो आए थे वो भी हमारे थे, जो बच गए वो भी हमारे हैं। और कहां जाएंगे? सिख कहां जाएगा? बौद्ध कहां जाएगा? जैन कहां जाएगा? हिंदू कहां जाएगा? दुनिया में एक ही धरती है, हिंदुस्तान, और भारत उन्हें अंगीकार नहीं करेगा तो कहां करेगा? और मैं आम आदमी पार्टी के मित्र के लिए कहना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि क्या फायदा है। वाकई अगर फायदे के आधार पर कहा जाए तो बिल्कुल भी फायदा नहीं है। हमारे घर कोई आ रहा है, हमारे हिस्से में फायदा नहीं है, मगर भारत अपनी रोटी बांट के खाने वाला व्यक्ति है। जिस तरह भारत के लोगों ने तब उन पीड़ितों को गले लगाया था, क्या भारत ने शांति सेना श्रीलंका भेजी? क्या फायदा था? क्या हमने वैक्सीन पूरी दुनिया को दी? क्या फायदा था? नेपाल में भूकंप आता, भारत मदद करता, क्या फायदा था? पाकिस्तान की भी मदद करता है बाढ़ आने पे, क्या फायदा था? ये फायदे का विषय नहीं है। और अगर आप इतने फायदे की बात करें तो आपकी छाती पे जब दिल्ली में बैठे हुए हैं, एक ड्राइव क्यों नहीं चला रहे दिल्ली के शहंशाह?
जो सब कुछ जानते हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वोटर दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में उनकी फोटो खिंचा रहे हैं, तब क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक लाइन जो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, एक बार बोल रहे हैं, एक बार कि रोहिंग्या जो अवैध रूप से आए हैं वो समस्या, उसका समाधान होना चाहिए। आप भारत सरकार पे आरोप लगाए कि भारत सरकार क्यों सोई हुई है, क्यों बाहर नहीं निकाली है, बोलिए तो तब आप सब चुप हो जाते हैं, संदेश खाली पे चुप हो जाते हैं। जवाब विष्णु पाठक जी होना चाहिए धर्म का, धर्म का एंगल होना चाहिए और चुनाव का मौका है। आ रहा हूं। विष्णु पाठक जी, आपका जवाब कि आपने फायदे की बात उठा दी। उन्होंने कहा देखिए फायदा क्या, ये तो इंसानियत की बात है कि भाई जो पीड़ित हैं, जो सताए हुए हैं, उनको शरण देना है, उनको नागरिकता। आऊंगा लोकेश जी आपके पास भी, पहले विष्णु जी। लालचंद जी, पिछले 10 वर्षों में 11 लाख भारत से जो हिंदू व्यापारी थे, जिनको सरकार के आतंक से वो विदेश शिफ्ट हो गए, जो हिंदुस्तान में लाखों लोगों को रोजी रोटी रोजगार देते थे, अपना भी रोजगार करते थे, उनको हिंदुस्तान से वो क्यों शिफ्ट हुए बाहर? कोई अपना मुल्क, जाहिर सी बात है कि जो विदेश से हमारे यहाँ आए हैं, जो शरणार्थी हैं, वो भी खुशी से नहीं आए, जो यहाँ से प्रताड़ित होकर गए हैं वो भी खुशी से नहीं गए। वो अगर हिंदुस्तान में रहते तो लाखों लोगों को रोजगार देते, वो हिंदुस्तान में अपना कारोबार समेट करके विदेश शिफ्ट हो गए। उस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि जो कारोबार के लिए एनआरआई बन जाते हैं वो और जो उधर से प्रताड़ित होकर के बॉर्डर पार करके आते हैं, दोनों एक जैसे। जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं, आज कितना प्रेम से कहते हैं, हमेशा ऐसा ही प्रेम से बोले कि महात्मा गांधी जी। ये तो गांधी को गाली देने वाले लोग हैं ना। आज ये कांग्रेस से और दूसरी पार्टी वो कह रहे हैं, वो आपत्ति उठा रहे हैं, वो आपत्ति उठा रहे हैं, कह रहे हैं हमने कब महात्मा गांधी जी को गाली दी? अभी हाल ही में कल की ही बात है, गांधी जी के उस आश्रम को भुला दिया गया था। गांधी जी के जिस आश्रम को भुला दिया गया था, उस आश्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से उसका जीर्णोद्धार किया है। आप कह रहे हैं गाली देने वाले लोग हैं, ठीक है। मैं आ रहा हूं। सौरभ दुबे जी आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी सतीश जी आ रहा हूं मैं। लेकिन जरा विष्णु पाठक जी आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि ये गांधी को गाली देने वाले लोग हैं, जरा बताइए तो। इनका गांधी का पुतला बना करके उस पर गोली रोज मारता है, उसके बाद कहते हैं कि गांधी को गाली हमने कब दी? कौन? सतीश लाखरा जी को तो व्यक्तिगत रूप से, अभी प्रज्ञा ठाकुर जी ने मारा था ना गांधी जी को, कि गोडसे जिंदाबाद, गांधी के पुतले पे गोली टिकट काट दिया उनका, बीजेपी ने टिकट काट दिया उनका, बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो संविधान का शपथ लेता है, वो गांधी के पुतले पे गोली चलाता है, कहते हैं हमने गांधी को कब गाली दिया? गांधी को चतुर बनिया इनके। अच्छा ठीक, मैं सौरभ दुबे जी के पास बाद में आऊंगा, पहले सतीश लाखड़ेजा के। सौरभ जी आपके पास थोड़ी देर में आ रहा हूं, पहले सतीश जी का एक काउंटर। सतीश जी। नहीं, आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करी भाई? अब आप रामलीला मैदान में बैठे हुए लोग नहीं है, बहुत दूध के धुले लोग नहीं है। आपने अन्ना भगा दिए, कुमार विश्वास भगा दिए, योगेंद्र यादव भगा दिया, आशुतोष भगा दिया, प्रोफेसर आनंद प्रशांत भूषण, अब कोई नहीं बचे हैं। और अब आप वियतनाम का मार्बल, फ्रांस का फर्नीचर 13 लाख के पर्दे में रहते हैं, आप सब झूठे हो चुके हैं और आपके काफी लोग जेल में बैठे हुए हैं। आप हमें बताएंगे, आप ज्ञान की बातें करेंगे यहाँ पे? दोगला चेहरा लेकर के जो व्यक्ति आया था, आज दिल्ली की क्या स्थिति कर दिया, भारत की राजनीति में जिनको निपटाया उनके सामने घुटना रख के बैठा हुआ है, उनके सामने आप हमें ज्ञान दोगे? हमें ज्ञान दोगे? पहले अपना चेहरा केजरीवाल को देखना चाहिए। गिरगिट इतने रंग नहीं बदलता जितनी आप हमने किया। एक मिनट लालचंद जी, मैं डिबेट को तू मैं नहीं ले जाना चाह रहा हूं, मैं दूसरा फिर विषय पे आना चाहता हूं। आइए, आप ये बताइए, 2002 में पार्लियामेंट की मुख्य बहस पर लौट आते हैं हम लोग। हाँ, 2002 में पार्लियामेंट की कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे प्रणब मुखर्जी और उसके मेंबर थे लालू प्रसाद यादव और कपिल सिब्बल जी। उसमें भी भारत से बाहर प्रताड़ित जो अल्पसंख्यक थे उनको लाने की प्रबलता से बात हुई थी, धार्मिक आधार पर, धार्मिक आधार पर। और इस चीज के इसी बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बयान भी दिया था पार्लियामेंट के अंदर। और भारत का दिल बहुत बड़ा है, अगर इसके बाद भी मुस्लिमों के फिरकों के अंदर भी कोई विषय होगा तो भारत उसके लिए भी सोचने वाला देश है। मगर कम से कम इन पीड़ितों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए और आज उनको रास्ता खुल रहा है तो हालांकि सतीश जी उधर भाईचारे का दावा होता है कि भाई नहीं हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है, हम इस्लाम के नाम पर पूरा भाईचारा, ये भी बात है।
इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मैं आता हूं, सबका काउंटर लूंगा, लेकिन पहले जरा सौरभ दुबे जी के पास। सौरभ दुबे जी, मैं आपको वापस लोकेश जिंदल जी के सवाल पर लेकर चलता हूं। लोकेश जिंदल जी ने जो सवाल उठाया कि भाई धार्मिक आधार पर अगर पीड़ित लोगों को आप देते हैं तो मुस्लिमों में कुछ सेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे इन्होंने शिया का नाम लिया, अहमदिया का नाम लिया जाता है, उनको फिर क्यों नहीं? हालांकि इसके पीछे ये भी बात है कि वहां पर भाईचारे का पूरा दावा किया जाता है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। सौरभ दुबे जी। देखिए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये गांधी जी के जो है हमेशा से वाक्य रहे हैं। इन्हीं सिद्धांतों को गांधी जी हमेशा से जो है मानते थे और उसी के आधार पर जो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का निर्माण हुआ था, उसी कांग्रेस ने भगवान राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा था उसका जो है निमंत्रण अस्वीकार किया। वो भी किस तरह से किया ये सबने देखा। तो गांधी जी के सिद्धांतों की भी बात करनी चाहिए, सिर्फ गांधी जी की बात नहीं करनी चाहिए। एक बात, अब मैं आ जाता हूं मुद्दे पर। जो है देखिए, मुद्दा स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि आप बार बार गुमराह मत करिए लोगों को। जब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यह कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी समुदाय के लिए है, तो स्पष्ट रूप से कानून के अंदर तो यही लिखा हुआ है। मुस्लिम की बात कर रहे हैं आप, तो तमाम मुस्लिम लोग ऐसे हैं जो भारत की नागरिकता ले चुके हैं। अदनान सामी का उदाहरण ले लीजिए, अदनान सामी का उदाहरण ले लीजिए, और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं भाई, जिनको अगर वहां पर नहीं लगता कि हम वहां पर सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान में, वो मुस्लिम के लिए कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। आप आकर के यहाँ की नागरिकता ले लीजिए, किसने मना किया? कोई सरकार ये तो नहीं कह रही कि मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देंगे। लेकिन जो सीए का कानून है वो स्पष्ट रूप से जो बनाया गया है उसमें किसी प्रकार से मुस्लिमों का नाम नहीं है। तो आपको समझना चाहिए कि वो मुस्लिम के बारे में नहीं है। भाई, इस देश, यहाँ पर इस विश्व में ऐसे भी देश है मालदीव, जहां पर सिर्फ मुस्लिमों को ही नागरिकता दी जाती है। वहां पर तो अन्य किसी को रहने का अधिकार भी नहीं है। वहां पर सिर्फ एक ही समुदाय के लोग रह सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्रियां हैं। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जहां पर सारे समुदाय के लोग रहते हैं, समाज के सभी वर्ग के लोग रहते हैं, और चाहे वो मुस्लिम के अंदर भी शिया हो, सुन्नी हो, अहमदिया हो, वो सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं। अब जहां तक जो लोग मान लीजिए पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में जिनको प्रताड़ित किया गया, मंदिरों 22% से 2-2.5% पे हिंदू आ गए, सारे मंदिर तोड़ दिए गए। ऐसा ही लगभग आंकड़ा बांग्लादेश का भी है, और अफगानिस्तान का तो हम लोगों ने देखा ही है। और अफगानिस्तान का हाल आपने देखा, पूरे विश्व ने देखा अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ। वहां से तो लोग जान बचा बचा करके भागे। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो सुरक्षित मुल्क में रहे, सुरक्षा उसको मिलती रहे, उसका रोजगार चलता रहे। तो इसी के नाते सरकार जो है अन्य धर्मों के लोगों जो बाहर में अल्पसंख्यक है, अगर मुस्लिम कहीं अल्पसंख्यक है तो मुस्लिम भी आ जाए, मना तो नहीं किया किसी को मुस्लिम ने। लेकिन इस बात को बार बार जो लोकेश जी या तो वो समझ नहीं पा रहे या जानबूझ करके गुमराह करना चाह रहे हैं। भाई, जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने रोहिंग्या के लिए कब बयान नहीं दिया? मंडी हाउस के पीछे झुग्गी है, झोपड़ी है, लक्ष्मी नगर के पीछे झुग्गी झोपड़ियां है, वहां के लोग तो बलात्कार नहीं करते, वहां के लोग रेप नहीं करते। लेकिन ये बेचारे सिख, बौद्ध, जैन ये आकर के ये बलात्कार करने लगेंगे, ये सबका झपटमारी करने लगेंगे। आ रहा हूं विष्णु जी, आ रहा हूं। बहुत ही अपरिपक्वता वाला बयान मुख्यमंत्री के रूप में जो केजरीवाल जी ने दिया है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक समाज के विशेष वर्गों के प्रति उनका जो स्नेह और प्यार है वो कहीं ना कहीं उनको चुनाव में अगर जाएंगे तो ये भारी भी पड़ सकता है। आप जब भी बात करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी बात की 140 करोड़ लोगों की बात की है। जिसकी बात कर रहे हैं आप, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। टीम साध्वी की बात कर रहे हैं, उनको पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने बोला ठीक है। तो प्रधानमंत्री की ईमानदारी पे, उनकी ईमानदारी पर आपको जो है शक करना चाहिए। प्रधानमंत्री हमेशा से जो है वो गांधीवादी रहे हैं। गांधी जी के सपनों का भारत जो है उसको लेकर के ही आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो गुजरात में उनके जितने आश्रम है उनका निर्माण देख लीजिए। आप देख लेना, साबरमती आश्रम को तो हम सब जानते थे, लेकिन एक और आश्रम जिसमें सबसे पहले गांधी जी आकर रहे थे, कल उसका पूर्णोद्धार किया है प्रधानमंत्री ने। मैं लौटता हूं और इस पर विष्णु पाठक जी का एक लाइन का पहले काउंटर लूंगा, फिर जाकर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा। अभी जब हम बात कर रहे थे ना, तो धार्मिक आधार पर सताए हुए पीड़ित लोगों की बात हो रही थी, बात अफगानिस्तान की हुई। दर्शकों, ज़रा उस दृश्य को याद कीजिए जब वहाँ से बाअदब गुरु ग्रंथ साहिब को, जो आखिरी गुरु ग्रंथ साहिब था अफगानिस्तान में, उसको यहाँ लाया गया था। बहुत पुरानी बात नहीं है, बस 1.5-2 साल पुरानी, 3 साल 2.5 साल पुरानी बात है। इससे ज़्यादा ये पुरानी बात भी नहीं है, सभी के जहन में वो बातें। विष्णु पाठक जी, जो सवाल सौरभ दुबे जी ने उठाए हैं कि केजरीवाल जी का ये बयान, मुझे लगता है कि बहुत ही गैर ज़रूरी था। इस बयान की कोई ज़रूरत नहीं थी जो उन्होंने दी।
बिल्कुल जरूरत थी, कैसे? जरूरत है, आगे भी जरूरत। आप मैं बताता हूं ना, एक तो टीवी चैनल पर बैठ के आप कुछ कह दीजिए कि रोहिंग्या के समर्थन में। दूसरी बात बताता हूं कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंदर है। केंद्र सरकार रोहिंग्या कौन है, रोहिंग्या नहीं है, रोहिंग्या उसको झुग्गी में इनको जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है वो सारा रोहिंगा है क्या? क्या झुग्गी झोपड़ी का संबंध नहीं मान रहे रहते हैं क्या? बिल्कुल रोहिंग्या संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानते। बिल्कुल आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। रोहिंग्या बिल्कुल नहीं। रोहिंग्या को पकड़ना, बांग्लादेशी को पकड़ना, पाकिस्तानी को पकड़ना, ये केंद्र सरकार का अरे ईडी का सम्मान। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, इन लोगों को आपने संरक्षण नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, यही आवाज आपने उन लोगों के खिलाफ बोली है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो बलात्कार करते हैं, दिल्ली के अंदर वो रेप करने का प्रयास करते हैं। क्या मुख्यमंत्री ने कभी ऐसी बात बोली? क्या आपके केजरीवाल जी ने? ठीक है, पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट सौरभ दुबे जी का एक है। विष्णु पाठक जी ये पॉइंट है। सौरभ दुबे जी ने बात उठाई कि क्या ऐसा बयान कभी केजरीवाल जी ने रोहिंग्याओं के खिलाफ या किसी अन्य घुसपैठियों के खिलाफ दिया है क्या? याद है इसे बयान का? इनको भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली का हर गरीब आदमी जो गंदा कपड़ा, जिसके पास सफेद कपड़े नहीं है, हर गरीब आदमी इनको रोहिंग्या नजर आता है। आप झुग्गी झोपड़ी में चलिए, हिंदुस्तान के तमाम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, राजपूत भी रहते हैं, उनको रोहिंग्या नजर। रोहिंग्या को पकड़ना, बिल्कुल हम रोहिंग्या के समर्थक नहीं है। जो बाहरी घुसपैठी है उनको निकाल बाहर फेंकिए, चाहे वो किसी का हो, बिल्कुल नहीं हम समर्थक है। विष्णु पाठक जी यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आपके नेता अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों के ऊपर कई तरह के इस मामले में आरोप लगते हैं। मैं आरोप की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है? मैं आम आदमी पार्टी के नेता की बात कर रहा हूं। अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों के ऊपर कई तरह के आरोप लगते हैं रोहिंग्याओं को मदद पहुंचाने और रोहिंग्याओं को, जिसे कहते हैं ना, ढाल देने के लिए। मैं लौटता हूं आपके पास और इस पर और ज्यादा बात करूंगा, लेकिन पहले जरा लोकेश जिंदल जी जो बात अभी हो रही है, देखिए आपने बात एक उठाई जिस पर कि आपने देखा होगा कि मैंने लगभग सबसे उस पर प्रतिक्रिया ले ली। आपने कहा कि भाई इस्लाम के अंदर भी शिया प्रताड़ित हो सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से उसमें अहमदिया का नाम जोड़ दिया, ठीक, और जोड़ करके फिर सबसे पूछा भी। लेकिन एक बात यहाँ पर उठती है, इसका मतलब ये कि जो एक है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, वो वाला जो एक मुस्लिम ब्रदरहुड या जो धार्मिक भाईचारा, जो उनका मजहबी भाईचारे का उनका दावा है, आप उस पर सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं क्या? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि ये जो कानून होते हैं शरणार्थियों के साथ न्याय का, ये ह्यूमन राइट्स की तरफ हमें लेकर जाते हैं। हमारा मुद्दा केवल एक धर्म के लिए नहीं होता, एक जनरल जो ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार है, इसकी बात अहम हो जाती है। अब ये जो पूरी बहस है ये लॉन्ग टर्म वीजा पर आधारित है। दरअसल क्या हुआ था, 2010 में मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, उस समय यूपीए सरकार ने सभी राज्यों को कहा था कि वे ऐसे जो भी शरणार्थी हैं उनको लॉन्ग टर्म वीजा दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये पावर दी गई थी कि अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाता है, आप उन्हें लॉन्ग टर्म वीजा दे दीजिए। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति हो, भारत से पाकिस्तान चले गए हो, या तो किसी शादी के कारण या किसी भी व्यवहार के कारण वे वापस आ जाए, या फिर वापस आके वे सदस्य बनना चाहते हैं भारत के, तो उस समय भी ऐसे कोई व्यक्ति जिनके पास में बहुत ज्यादा परमिट नहीं है, या फिर कोई रहने का प्रावधान नहीं है, या किसी भी प्रकार से रिलीजियस तौर के ऊपर वो डिस्क्रिमिनेटेड, सपोज कोई व्यक्ति धर्म को नहीं मानते, अगर कोई एथीस्ट हो, या फिर इन 5 या 6 धर्म में मानने वाले नहीं हो, तो क्या वे व्यक्ति मानव अधिकार के लायक नहीं होते? क्या वे भी मानव अधिकार? अच्छा, ठीक है, अब आप एथिस्ट पर आ रहे हैं। ठीक है। देखिए, तो मेरा कहना केवल ये है कि व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर वे किसी भी कारणवश किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, या फिर उस व्यक्ति को उसके मानव अधिकार नहीं मिलते, तो उस समय अगर भारत देश नियम लेकर आता है कि पड़ोसी मुल्कों से ऐसे व्यक्तियों को हम जो है एक एक्सटेंशन देंगे, या फिर दिसंबर 2014 के बाद में एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म के तहत उन्हें नागरिकता देंगे, तो उसमें एक धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करना भारतीयता नहीं, भारत के संविधान में। मुझे ऐसा लगता है लोकेश जी कि हमें इस पर
काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक पॉइंट जो आप उठा रहे हैं एथीस्ट वाला, उस पर मैं ज़रूर बात करूंगा बाकी पैनलिस्ट से भी। लेकिन पहले ज़रा चलता हूं मैं सतीश जी के पास। सतीश जी, अब ज़रा उस पहलू पर आते हैं कि देखिए, मैंने देखा है कि सदन के अंदर से लेकर के बाहर तक गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौके पर, और आप सब कह रहे हैं कि भाई ये नागरिकता देने वाला कानून है, इसमें किसी से नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ लोग ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाल रहे हैं किसी न किसी तरह से कि भाई इससे आपकी नागरिकता जा सकती है, आपको मुश्किल हो सकती है। इसका क्या तोड़ है, कैसे इसका मुकाबला करेंगे? लालचंद जी, मोदी जी पे जो विश्वास है, जो मोदी की गारंटी है, उसके सामने इंडी गठबंधन इकट्ठा होके भी जो साख बनाना चाह रहा है, कभी टूटता है कभी बिखरता है, वो सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है। हमारे संकल्प थे, जिन संकल्पों को लेके हम कई चुनाव में गए, जनता ने आदेश दिया, उसमें 370 था, राम मंदिर था और सीएए था, और हमने इस पे वोट पाए हैं, जनता का समर्थन पाया है। इस पे केवल मानवीय आधार पे भारत के लोगों ने कहा कि वाकई जो हमारे पीड़ित भाई बंधु हैं बाहर, उनकी ये धरती है, उनको आना चाहिए। और ठीक है, केजरीवाल पढ़े लिखे आदमी है, अतीत का अनुभव होगा कि हो सकता उस समय जो पीड़ित थे, जान बचा के आए, पिता थे तो मां नहीं थी, बेटी थी तो भाई नहीं थे, किस तरह बिखरे हुए लोग आए और उनको यहाँ बसाया गया, दिल्ली में या अलग अलग जगह बसाया गया। क्या उनका जो केजरीवाल जी आशंका जता रहे हैं, क्या देश ऐसे दौर से गुजर चुका है? क्या उन लोगों ने आकर के जो बेचारे इस तरह उनका मनोबल तोड़ दिया गया है, जिनको अपनी पूजा पद्धति, अपनी संस्कृति से तोड़ दिया गया हो, जब इस तरह की बात आप कर रहे हैं, इसी समय हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ऐसे ही लोगों द्वारा खुशियां मनाते हुए तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि सीए आने से उनके चेहरे पर किस तरह से राहत की खबर। लालचंद जी, ये बंगाल का मतुआ समुदाय है जो लंबे समय से बाट जो रहा था, मगर वामपंथी सरकारों ने, ममता की सरकार ने उन्हें ये मान के चले कि ये हमारा संकल्प है और हमारे जो हमारी संकल्प में जुड़ा हुआ ये उस परिधि में आता है, उसके विरोधी हो जाते हैं। मगर आज उनकी होली दिवाली है, क्यों? वो सर उठा के जिएंगे, वो भारत के नागरिक होंगे, वो यहाँ संपत्ति खरीद सकेंगे, वो भारत में भ्रमण कर सकेंगे, और इस धरती को जो वो मां मानते हैं, जिसको सर्टिफाई नहीं किया था, आज वो औपचारिक रूप से हो जाएंगे। इसलिए इन भावनाओं को ये नहीं समझेंगे, ये वोट बैंक के चश्मे में इनको ये चीजें नहीं दिखाई देंगी, न गांधी जी का वचन दिखाई देगा, न संविधान निर्माताओं की भावनाएं दिखाई देंगी। ठीक है विष्णु पाठक जी, अभी हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर वही तस्वीरें चल रही हैं जिसमें कि जो बाहर से सताए हुए लोग हैं, जिन्होंने सालों तक यहाँ पर टेंट में भी जिंदगी गुजारी है, वैसे लोगों के चेहरों पर ये थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी खुशी, थोड़े से जश्न की तस्वीरें हैं। ठीक है, अब ये बताइए, मैं आ रहा हूं, मैं आप पूरा बोलिएगा, मुझे ये बोलने दीजिए कि क्या ऐसे लोगों को जो राहत देने का काम हो गया है, क्या इन्हीं लोगों के बारे में केजरीवाल जी कह रहे हैं कि यही लोग आगे चल करके तकलीफ देंगे यहाँ के लोगों को, यहाँ के रहने वाले लोग, यही इन्हीं लोगों के बारे में बोल रहे हैं ना? लालचंद जी, असल बात मैं पहले लाइन में बोला था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से माहौल और भारतीय जनता माहौल बनाना चाहती थी कि सीएए का लोग विरोध करे और जगह जगह धरना प्रदर्शन करे, वो नहीं हो पाया। शाहीन बाग का मसला उन्होंने उठाया था। शाहीन बाग में जो लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, जब प्रदर्शन खत्म हो गया, हमारी पार्टी का कोई भी नेता वहां नहीं गया। उनको इस बात का मलाल रहा ताकि हम वहां जाते, यहाँ लोगों को ढोल पीटते, देखो ये तो फलान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं गया। उसके बाद वो आदमी का कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन बाद ज्वाइन कर लिए। तो इनका जहां धरना प्रदर्शन होता है वही है, यही करवाते हैं। सीएए से कोई मतलब नहीं है। हाँ, देश की समस्या केजरीवाल जी ने जो देश में सुनिए, अरे देश की समस्या पे हमारा काम है चर्चा करना। एक बात बताइए कि वो टेनी जी का लड़का किसान के भीड़ पे ट्रैक्टर गाड़ी चला दिया और कई किसान मर गए, क्या वो देश के लोग नहीं थे? मैं आपको लालचंद जी याद दिलाना चाहता हूँ, 1985 के आसपास महेंद्र सिंह टिकैत जी को कांग्रेस की रैली होनी थी वहां। आप बहुत अच्छी बातें रख रहे थे सीए पर, उसी पर रहिए। महेंद्र सिंह टिकैत जी आके बैठ गए, कांग्रेस ने अपना रैली का स्थान चेंज किया।
ठीक। अभी ये जो सरकार भारत के किसानों को दिल्ली आने नहीं देता, इतने मोटे ठीक, फिर आप क्लब कर रहे हैं, उस पर हम लोग अलग से चर्चा करते रहते हैं, आगे भी करेंगे, आगे भी कपड़ा फटा हुआ, आपको भी उस चर्चा में बुलाएंगे जब वो चर्चा करेंगे, विष्णु जी जरूर बुलाएंगे। लेकिन एक हल्के फुल्के अंदाज में मैं बोल देता हूं, आपने कहा जब शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन खत्म हुआ तो कोई नहीं गया, उसमें ये बात है, मैं हल्का फुल्का अंदाज में बोल रहा हूँ कि भाई बिरयानी सप्लाई की जाती थी जो बाद में फिर रोक दी गई थी। ठीक है, ठीक है। सौरभ दुबे जी, हाँ सौरभ दुबे जी बताइए कि ये जो अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके चेहरे पर सालों बाद थोड़ी सी खुशी लौटी है। क्या ये इनमें से कोई ऐसा लग रहा है ये कहीं जाकर के बम ब्लास्ट कर सकते हैं, कहीं चोरी चकारी कर सकते हैं, इसलिए केजरीवाल जी के बयान के मुताबिक हमें इन लोगों से चिंतित होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है ये जो कंफ्यूज विपक्ष है ना, इसको खुद नहीं पता कि सीए का विरोध का कारण क्या ढूंढा जाए। विरोध तो करना है, अब वो किस वजह से विरोध करे वो नहीं पता। उसके तब ऐसा बयान केजरीवाल जी बताइए, मैं तो उम्मीद नहीं करता, मैं मानता हूं, मैं केजरीवाल जी का सम्मान करता हूं, मैं कभी इनसे ऐसी उम्मीद नहीं करता कि वो किसी जब मुझे भी हैरानी हुई है, मुझे भी केजरीवाल के बयान पर हैरानी हुई है, केजरीवाल जी के बयान पर मुझे भी हैरानी हुई। नहीं, बिल्कुल हैरानी किसी को भी होनी चाहिए कि जब आप कहते हो कि उसमें रेप हो रहा है। मैं कह रहा हूं इनको कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी को एक एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, अगर झुग्गी झोपड़ियों वालों को अगर उनको शक है तो उसके बाद दिल्ली पुलिस अपना कार्य करेगी। जिस प्रकार से भी हमारे मित्र कह रहे थे दिल्ली पुलिस अपना कार्य क्यों नहीं कर रही, तो आप सबसे पहले जाके एफआईआर करा दीजिए झुग्गी झोपड़ी जो वर्तमान में लोग रह रहे हैं, जो अगर उनका पता चल जाएगा रोहिंग्या है कि कौन है या वोट बैंक की खातिर वो बसाए हुए लोग हैं। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने एक इन लोगों को झुग्गी झोपड़ियों में पहले पुराने लोगों को बसाया था सिर्फ वोट बैंक के लिए, आज अगर वो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को बात करती है कि उनको अपना अधिकार कार्ड बन जाए, उनका आधार कार्ड बन जाए, वही लोग आपके चैनल पे वही लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में खुशियां मना रहे हैं, जिनको अधिकार भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार ठीक है ठीक है, समझना चाहिए इनको। देखिए, कुल मिलाकर के जैसे अभी हमने इतनी देर तक चर्चा की, सबकी बात हमने बिल्कुल सामने लाई, जो भी जिनका जो पक्ष है उसको लाने की कोशिश की, है ना। सीएए की हकीकत को जन जन तक पहुंचाना। विष्णु पाठक जी की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो ये कि हर एक आदमी इस बार समझ रहा है कि सीएए की हकीकत क्या है ना। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई, हालांकि उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, यही बात दूसरी तरफ से सौरभ जी कह रहे हैं और सतीश जी भी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष राजनीति करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर मान लीजिए इस पर राजनीति नहीं हो पाती है, सबसे अच्छी बात यही होगी हकीकत लोगों तक पहुंचे, इस पर राजनीति ना हो और लोग समझें कि सीए किस मकसद से है, सीए का इतिहास क्या है। इसीलिए कोई बरगलाए नहीं, कोई भ्रम में ना डाले किसी को। ये लोगों को नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आज की इस 5 की पंचायत में इतना ही, फिर हम कल किसी मुद्दे पर और पंचायत इसी समय करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। हाँ, मेरी धनुष दे दो, नहीं तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पहले पहुंच जाएंगे और हम गिरा लेंगे। या श्वेत